वेरी गुड मॉर्निंग बेटा। आपको जैसे पता है कि UT4 स्टार्ट होने वाले हैं। UT4 स्टार्ट हो चुके हैं आपके, ठीक है। तो 2 तारीख से जो UT स्टार्ट है उसके अंदर आपके मैथ्स के 3 चैप्टर आ रहे हैं। तो आज मैं मैथ्स के चैप्टर की रिवीजन ही कराऊंगी। आपका 10 चैप्टर कंप्लीट हो चुका है जो UT में आने वाला है, उसी की बुक वर्क जो है जिसमें MCQs वगैरह है, क्योंकि आपका पेपर ऑब्जेक्टिव बन रहा है। तो ऑब्जेक्टिव पेपर में क्वेश्चन किस तरीके से डाले जाते हैं उसकी थोड़ी सी समराइज कर लेते हैं, ठीक है। तो पेज नंबर है ये आपकी बुक का 132, ठीक है। 132 पेज पर 10 चैप्टर के MCQs दिए हुए हैं, देखते हैं कैसे होंगे। द सिंबल यूज्ड फॉर कॉन्ग्रुएंसी, कॉन्ग्रुएंसी के लिए कौन सा सिंबल यूज करते हैं। अब इस चैप्टर के अंदर यदि हम बात करें, इस पूरे चैप्टर के अंदर, तो हमने कौन से सिंबल्स यूज किए हैं कॉन्ग्रुएंसी के लिए। हमने सिंबल ये वाला इक्वल वाला यूज किया है, ट्रिपल इक्वल यूज किया है, ये 2 इक्वल हैं और एक उल्टा एस बना हुआ है, ये वाला सिंबल यूज किया है, या 3 इक्वल और उल्टा एस बना हुआ है। हमने 2 इक्वल और एक उल्टा साइन जो बना हुआ है, ये वाला सिंबल हमारा कॉन्ग्रुएंसी का होता है, ठीक है। 2 फिगर आर कॉन्ग्रुएंट इफ दे हैव, यदि 2 फिगर्स कॉन्ग्रुएंट हैं, यदि हम कोई भी 2 ट्रायंगल्स की या 2 फिगर्स की बात करें, ये जो जैसे स्क्वायर की बात करते हैं, ठीक है, ये दोनों फिगर्स कॉन्ग्रुएंट हैं, तो इनका जो साइज है, ये वाला जो साइज है, लेंथ ब्रेथ है, ये सेम साइज की होनी चाहिए। जितनी बड़ी पिक्चर ये है उतनी बड़ी पिक्चर ये होनी चाहिए। ओवरलैपिंग करने के बाद बिल्कुल भी पिक्चर में फर्क नहीं आना चाहिए। जैसे आप 1 रुपये का कॉइन देखते हो और उसके ऊपर 1 रुपये का कॉइन दोबारा से रख दोगे, दूसरे वाला कॉइन रख दोगे, तो वो पूरा ढक देगा एक दूसरे को, ठीक है। तो वो कब होगा, जब उनकी शेप नहीं, खाली शेप से बात नहीं बनती, उनका साइज नहीं, शेप एंड साइज दोनों यदि इक्वल है, दोनों की सेम है, दोनों पिक्चर्स की सेम शेप और साइज है, तो ही वो पिक्चर कॉन्ग्रुएंट होती है। 2 लाइन सेगमेंट आर कॉन्ग्रुएंट इफ दे हैव, यदि 2 लाइन सेगमेंट की, ये लाइन सेगमेंट की बात कर रहे हैं, ये 2 लाइन्स हैं, ठीक है। लाइन सेगमेंट है, सेगमेंट जिनकी हमें लेंथ गिवन होती है। सेगमेंट का मतलब होता है, लाइन सेगमेंट का मतलब होता है कि जिनकी हमें लाइन्स गिवन, लेंथ गिवन है, यदि वो कॉन्ग्रुएंट है तो उनकी लेंथ इक्वल होगी। विड्थ, चौड़ाई नहीं, लाइन सेगमेंट की चौड़ाई नहीं लिखते हम कभी भी, हमेशा ही लंबाई देखते हैं, तो उनकी लेंथ सेम होगी, ठीक है। स्टार्टिंग पॉइंट वो कहीं पे भी बना सकते हो। मैंने ये वाली लाइन कहीं पे भी बनाई है, ये वाली लाइन कहीं और बनाई है, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, डायरेक्शन से फर्क नहीं पड़ता, आप ऐसे भी बना सकते हो, पर इनकी जो लेंथ है ना, ये वाली, ये इक्वल होनी चाहिए, ठीक है। 2 एंगल्स आर कॉन्ग्रुएंट, अब एंगल्स की बात कर रहा है, ये एंगल्स होता है जिसमें 2 रेज यूज होती हैं, उनका एक कॉमन वर्टेक्स पॉइंट होता है, इसको बोलते हैं एंगल। 2 एंगल इक्वल हैं, 2 एंगल कॉन्ग्रुएंट हैं, तो इनकी ये जो है, ये क्या होता है, मेजरमेंट, इसको बोलते हैं मेजरमेंट, ठीक है। इनकी मेजरमेंट सेम है, ठीक है। जरूरी नहीं कि दोनों एंगल इसी पॉइंट पर हो, कॉमन वर्टेक्स की बात नहीं कर रहे, कॉमन आर्म की बात नहीं कर रहे, उनकी मेजरमेंट सेम होनी चाहिए, उनकी मेजरमेंट, ठीक है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट सफिशियंट कंडीशन फॉर ए ट्रायंगल टू बी कॉन्ग्रुएंट। कॉन्ग्रुएंट, यदि कोई ट्रायंगल्स हम बात करते हैं कि ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट होनी चाहिए, तो किस किस कंडीशन पे होती है। इनके अंदर हमने तीनों साइड्स देखी थी, इक्वल हो सकती है, ठीक है। 2 एंगल और उनके बीच की साइड भी देखी थी हमने, ठीक है। 2 साइड्स और उनके बीच का एंगल भी देखा था, बट हमने तीनों एंगल नहीं देखे, हमने चौथी प्रॉपर्टी जो कराई थी वो RHS की करी थी, ठीक है। तो ये वाला जो कंडीशन है ये सफिशिएंट नहीं है। तीनों एंगल्स, केवल तीनों एंगल्स इक्वल से हमें नहीं पता चलेगा कि दोनों ट्रायंगल्स कॉन्ग्रुएंट है या नहीं। हमें पता चल जाएगा 2 साइड और एंगल से, 2 एंगल के बीच में साइड, तीनों साइड्स इक्वल हों और RHS कंडीशन है, तब हमें पता चलता है कि दोनों ट्रायंगल्स कॉन्ग्रुएंट है, ठीक है। ये इसी के साथ में टेस्ट पेपर दिया हुआ है 10 चैप्टर का, ये भी देख लेते हैं। 2 ट्रायंगल्स ABC और DCB, ये ABC ट्रायंगल है और DCB ट्रायंगल है, ये दोनों ट्रायंगल्स दी हुई हैं। इसके अंदर देखो यहाँ पर इक्वल का साइन लगा हुआ है, इसका मतलब ये दोनों लाइन्स और ये लाइन्स इक्वल है, ठीक है। AB और AB DC पे लगा हुआ है, ये दोनों भी इक्वल है। तो उसने पूछा है क्या ये दोनों ट्रायंगल्स कॉन्ग्रुएंट है। यस, दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट होंगी। देखो 2 चीज तो उसने दे रखी है, तीसरी जो BC है, नीचे बेस है, वो दोनों ट्रायंगल में यूज हो रहा है, ABC में भी यूज हो रहा है और DBC में भी। देखो यहाँ पर भी देखोगे तो BC, ठीक है, दोनों में यूज हो रहा है, तो इसका मतलब ये दोनों ट्रायंगल्स कॉन्ग्रुएंट हो जाएगी, ठीक है। इन ए गिवन फिगर AP परपेंडिकुलर BP, ये परपेंडिकुलर का साइन होता है। AP जो है, ये जो AP है, ठीक है, BP के ऊपर, इस BP लाइन के ऊपर, मतलब ये वाली जो लाइन है और ये वाली लाइन है आपस में परपेंडिकुलर लाइन है, ठीक है। AB इक्वल टू DC, ये जो AB लाइन है और ये जो DC लाइन है ये इक्वल है। P इज द मिड पॉइंट है, P इन दोनों लाइनों का मिड पॉइंट है, जिसका मतलब ये वाली लाइन और ये वाली लाइन भी इक्वल हो गई, ठीक है। और इसने कहा दोनों ट्रायंगल्स इक्वल होंगी, ऊपर वाली ट्रायंगल
और नीचे वाले ट्रायंगल क्या कॉन्ग्रुएंट होंगी। तो अब देखो ये वाली लाइन ये 90 है तो ये भी 90 होगा, ठीक है। अपोजिट वर्टिकल अपोजिट एंगल इक्वल होते हैं, तो ये 90 है। 90 के सामने वाली जो लाइन होती है, आप ध्यान से देखेंगे किसी भी ट्रायंगल में ये 90 एंगल है, इसके सामने वाली लाइन को हम बोलते हैं हाइपोटेन्यूज, ठीक है। ये दोनों लाइनें इक्वल दी हुई है 90 के सामने वाली, इसका मतलब हाइपोटेन्यूज इक्वल हो गए दोनों के, दोनों ट्रायंगल्स के हाइपोटेन्यूज इक्वल हो गए, ठीक है। ये दोनों भी इक्वल हो गए। और एक ये वाली लाइन दे रखी है, हमने बताया था RHS प्रॉपर्टी के अंदर आपका राइट हैंड इक्वल होना चाहिए, राइट हैंड साइड का मतलब 90 डिग्री, राइट एंगल का मतलब 90 डिग्री होना चाहिए, वो हैगा हाइपोटेन्यूज, हमने कर दिया। S का मतलब था कोई भी साइड, तो इसकी ये वाली साइड और ये वाली साइड भी इक्वल है, इसका मतलब ये दोनों ट्रायंगल्स क्या हो गई, कॉन्ग्रुएंट हो गई, ठीक है ना। RHS से ये दोनों ट्रायंगल्स क्या हो जाएंगी, कॉन्ग्रुएंट हो जाएंगी। उसके बाद बोला है एंगल A, क्या एंगल A किसके इक्वल होगा, एंगल A होगा इक्वल D के, ठीक है ना, क्योंकि ये वाली लाइन इस लाइन के ऊपर ओवरलैप होगी, तो ये वाली लाइन इस लाइन के ऊपर होगी, तो एंगल D इक्वल होगा एंगल A के, और एंगल B होगा एंगल C के, ठीक है। थर्ड क्वेश्चन देखते हैं। इन द फॉलोइंग फिगर PQ इक्वल टू SR, PQ ये नीचे वाली लाइन है और ऊपर वाली लाइन है, ये दोनों इक्वल दी हुई है। PQ और SR इक्वल है, ये वाली लाइन और ये वाली लाइन इक्वल है। एंगल SPR ये ऊपर वाला एंगल और नीचे QPR नीचे वाला एंगल इक्वल है। शो करना है कि ये दोनों ट्रायंगल्स, ऊपर वाली ट्रायंगल SPR SR भी मतलब ये वाली ट्रायंगल और QPR नीचे वाले ट्रायंगल इक्वल है, ये कॉन्ग्रुएंट है, ये दोनों ट्रायंगल्स प्रूव करना तो हो गई। ये वाली साइड्स और ये वाला साइड्स इक्वल हो गई, ये कॉमन रे हो गई, इन कॉमन रे के बीच में ये वाला एंगल और ये वाला एंगल, यदि दोनों एंगल इक्वल हैं तो ये दोनों एंगल भी इक्वल होंगे, क्योंकि बाइसेक्टर हो गया ना। तो इस एक मिनट, ये इक्वल है, ये इक्वल है, ठीक है। तो ये दोनों लाइंस इक्वल है और तो पैरेलल्स हो गई, ओके। ये एंगल इक्वल हो गया, ये साइड इक्वल हो गई और ये तीसरी हो गई, दोनों साइड्स और एंगल इंक्लूडेड एंगल इक्वल हो गया, तो दोनों ट्रायंगल्स क्या हो जाएंगी, कॉन्ग्रुएंट हो जाएंगी, ठीक है। SAS से, ठीक है, SAS कॉन्ग्रुएंसी से इक्वल हो जाएंगी। और जब दोनों ट्रायंगल्स कॉन्ग्रुएंट हो जाएंगी तो क्या PS और QR इक्वल होंगे, PS यस, कॉन्ग्रुएंट पार्ट ऑफ बाय CPCT से ये दोनों पार्ट इक्वल हो जाएंगे, ठीक है। अगला क्वेश्चन, आपको दो फिगर्स दी हुई हैं, इन दो फिगर से आपको आंसर्स बताने हैं। ये 4 सेंटीमीटर, 10 सेंटीमीटर, 25, ये 4, ये 10 और ये 25। जो ट्रायंगल LMN, L लिया है 25 से स्टार्ट किया है, M और N, तो हम भी 25 से स्टार्ट करेंगे। 25 के बाद ये 4 वाली लाइन पे चला था, तो हम लेंगे R, ठीक है, फिर Q, फिर P, RQP ये वाली ट्रायंगल, ठीक है। उसके बाद एंगल M किसके इक्वल होगा, एंगल M मतलब 4 वाली लाइन की ये वाला Q पे। P किसके इक्वल होगा, P कहाँ पर है, ये वाला, ठीक है। P हो गया N के इक्वल। MN किसके इक्वल होगी, ये हो गया PQ के इक्वल, ठीक है। उसके बाद टू फिगर्स आर कॉन्ग्रुएंट इफ दे हैव सेम शेप एंड साइज, ठीक है। कॉन्ग्रुएंसी पार्ट ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल्स आर इक्वल, कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल्स आर इक्वल। टू एंगल्स आर said to be congruent if they have same measure सेम होगी, अभी हमने किया था, तो ही दोनों जो एंगल्स हैं कॉन्ग्रुएंट होंगे। टू ट्रायंगल्स आर कॉन्ग्रुएंट इफ डैश एलिमेंट ऑफ वन ट्रायंगल आर इक्वल टू कोरस्पॉन्डिंग डैश 3 एलिमेंट, 3 नहीं 6 लो, 6 एलिमेंट, 6 के 6 एलिमेंट्स जो है हमारी, यदि दो ट्रायंगल्स के 6 के 6 मतलब 3 एंगल 3 साइड्स इक्वल होती हैं तो वो कॉन्ग्रुएंट होंगे, ठीक है। अब बेटा 14 चैप्टर्स के MCQs देख लेते हैं। पेज नंबर है 181 पेज पर, ठीक है। एरिया ऑफ स्क्वायर साइड 3.5, ये साइड आपको गिवन है, आपको एरिया निकालना है स्क्वायर का, तो एरिया का फार्मूला होता है 4 मल्टीप्लाई साइड, मतलब कि 4 को 3.5 से मल्टीप्लाई करके आंसर देख लेना। और सेंटीमीटर के ऊपर स्क्वायर वर्ड होना चाहिए या स्क्वायर सेंटीमीटर वर्ड होना चाहिए, एक ही बात है दोनों का मतलब। जो भी आपका आंसर आएगा
उसके साथ या तो स्क्वायर सेंटीमीटर स्क्वायर या स्क्वायर सेंटीमीटर, इनमें से एक वर्ड जरूर लिखा होना चाहिए, ठीक है। एरिया ऑफ रेक्टेंगल ऑफ ए लेंथ दी हुई है, ब्रेथ दी है, एरिया ऑफ रेक्टेंगल निकालना है। तो एरिया ऑफ रेक्टेंगल का फार्मूला होता है लेंथ इंटू ब्रेथ, मतलब कि आपको 4 को और 3 को मल्टीप्लाई करना है, ठीक है, और जिसका इक्वल आंसर आ गया 12। और इसके साथ भी या तो स्क्वायर सेंटीमीटर होना चाहिए या सेंटीमीटर स्क्वायर वर्ड होना चाहिए, ठीक है। द डायमीटर ऑफ ए सर्कल, डायमीटर दिया हुआ है तो आपको सबसे पहले रेडियस निकालनी पड़ेगी। रेडियस हो जाएगी आपकी 14/2 का मतलब 7 सेंटीमीटर। उसके बाद सरकमफ्रेंस निकालना है। सरकमफ्रेंस का फार्मूला होता है 2πr। क्या होता है? 2πr, मतलब कि 2 को पाई से मल्टीप्लाई कर दो, देन r कितना आया आपका 7, ठीक है। 2 × 22/7 और यहाँ पर आपको r लिखना, r भी 7 है, जो भी आपकी r की वैल्यू है वो यहाँ पर लिखोगे, ठीक है। 7 से 7 कट करोगे, 2 से 22 को मल्टीप्लाई करोगे तो 44 सेंटीमीटर। और सरकमफ्रेंस के साथ केवल सेंटीमीटर होता है, स्क्वायर वर्ड नहीं होता। सरकमफ्रेंस मतलब पैरामीटर, ठीक है। सरकमफ्रेंस का मतलब होता है पैरामीटर, सर्कल की बाउंड्री को हम कहते हैं सरकमफ्रेंस, ठीक है। जब भी हम पैरामीटर या सरकमफ्रेंस निकालते हैं तो हमें यूनिट सिंगल लिखनी होती है, डबल यूनिट नहीं लिखनी होती, ठीक है। एरिया ऑफ ए पैरेललोग्राम, उसका बेस दिया हुआ है और हाइट दिया हुआ है। एरिया ऑफ पैरेललोग्राम का मतलब होता है बेस इंटू हाइट, ठीक है। बेस और हाइट की मल्टीप्लाई, बेस है 17 और हाइट है 8, इन दोनों की मल्टीप्लाई करोगे, क्योंकि यहाँ पर भी एरिया निकाल रहे हो तो यूनिट डबल आएगी। सेंटीमीटर है तो स्क्वायर सेंटीमीटर या सेंटीमीटर स्क्वायर आएगी। दैट इज क्लियर। द लेंथ ऑफ ए रेक्टेंगल इज 16 सेंटीमीटर, लेंथ दी हुई है और लेंथ ऑफ ए डायगोनल दी हुई है। इस क्वेश्चन को जरा देखेंगे। आपको एक रेक्टेंगल है, ठीक है, रेक्टेंगल की लेंथ दी हुई है 16 सेंटीमीटर और ये डायगोनल दिया हुआ है 20 सेंटीमीटर, और आपको इस रेक्टेंगल का एरिया निकालना है। एरिया के लिए आपको बेस चाहिए, पहले ब्रेथ चाहिए, ठीक है ना। तो सबसे पहले आप इन दोनों की हेल्प से, क्योंकि ये एक राइट एंगल ट्रायंगल बन गई, क्या बन गई ये? राइट एंगल ट्रायंगल। राइट एंगल ट्रायंगल के फार्मूले से पहले आप इसकी ब्रेथ निकालोगे, ब्रेथ निकालोगे तभी आप एरिया निकाल सकते हो, L × B करके, ठीक है ना। तो ब्रेथ बाय पाइथागोरस थ्योरम। पाइथागोरस थ्योरम के हिसाब से हमारा क्या था? हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर इक्वल टू बेस का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर का स्क्वायर। ये हमने किया था ना लास्ट टाइम, कि हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर जो होता है वो बेस का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर का स्क्वायर होता है। हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर तो हमें पता है 20 का स्क्वायर हो जाएगा, बेस भी पता है 16 का स्क्वायर हो जाएगा, बट परपेंडिकुलर का स्क्वायर नहीं पता, ठीक है। तो यहाँ पर हो जाएगा 20 का स्क्वायर हो गया मतलब 400, 20 को 20 से मल्टीप्लाई कर लेना, 400 आ जाएगा। अब 16 को जब 16 से करोगे तो 196 आएगा। 16 को 16 से कर भी लेते हैं, 256, सॉरी मुझे भी डाउट था, 256 आ जाएगा और पी स्क्वायर आ जाएगा, ठीक है। तो पी स्क्वायर की वैल्यू क्या आ जाएगी? 400 में से 256 डिडक्ट करोगे 144, और 144 का जब एलसीएम निकालोगे तो आपके पास, ठीक है, एलसीएम निकालेंगे और हम जब पी की वैल्यू निकालते हैं तो रूट हो जाएगा 144। और मैंने आपको बताया था रूट बाहर कब आता है, रूट कब कम होता है? जब दो में से एक पेयरिंग लेते जाते हो। 2 to the 4 इज 12 सेंटीमीटर। पी मतलब क्या था हमारा यहाँ पर, इसको पी से डिनोट किया हमने, ठीक है ना। तो पी मतलब हमारी ब्रेथ निकल गई, ब्रेथ निकल गई। ब्रेथ निकलने के बाद आप एरिया निकालोगे 12 को 16 से मल्टीप्लाई करके, ठीक है। 12 6 जा 72, 7 12 7 192 स्क्वायर सेंटीमीटर आंसर आएगा ये वाला, ठीक है। समझ में आया कैसे किया मैंने? अब बेस एंड हाइट ऑफ ए ट्रायंगल आपको दी हुई है, एरिया निकालना है। बेस भी दिया हुआ है और ट्रायंगल का हाइट भी दी हुई है। ट्रायंगल के एरिया का फार्मूला क्या होता है? ये ट्रायंगल है, इसका बेस 12 है और हाइट 8 सेंटीमीटर है, ठीक है। तो इसका एरिया निकालना है 1/2 बेस इंटू हाइट, ठीक है। 1/2 बेस कितना है हमारे पास 12, हाइट कितनी है 8, ठीक है। तो 2 से काट दो इसको 4 पर,
12 4 ज़ा 48, ठीक है। तो 48 सेंटीमीटर स्क्वायर। यदि सेंटीमीटर के साथ स्क्वायर वर्ड नहीं है तो ये आंसर नहीं होगा। ओके, ठीक है, ध्यान रखना है, एरिया में हमेशा ही स्क्वायर वर्ड मिलना चाहिए, ठीक है बेटा। क्वेश्चन नंबर 6 हम कंप्लीट कर चुके हैं। क्वेश्चन नंबर 7 देखेंगे। वन साइड ऑफ ए पैरेललोग्राम इज 16 सेंटीमीटर एंड डिस्टेंस ऑफ दिस साइड फ्रॉम द अपोजिट साइड इज 4.5 सेंटीमीटर एंड द एरिया ऑफ ए पैरेललोग्राम निकालना है। आपको जो पैरेललोग्राम पिक्चर्स होती है इसकी आपको एक साइड दी हुई है 16 सेंटीमीटर, ठीक है, और उसके बाद डिस्टेंस द साइड अपोजिट साइड से डिस्टेंस दिया हुआ है ये वाला साइड दिया हुआ है 4.5। तो आपको एरिया निकालने के लिए कह रहा है। एरिया निकालने का फार्मूला क्या होता है? एरिया निकालने का फार्मूला होता है बेस इनटू हाइट। मतलब कि आपको 16 को और 4.5 को मल्टीप्लाई करोगे तो आपके पास आ जाएगा 16 5 ज़ा 80 की 0, 8 कैरी चला गया, 16 4 ज़ा 64 और 8 हो गया 80.0 मतलब 80 सेंटीमीटर स्क्वायर आ जाएगा आपका आंसर, ठीक है। आपके पास 81 नहीं, एक मिनट को 64.5 था ना, 44.5 था, तो आपको 16 से मल्टीप्लाई किया आपने 45 को 80 64 8 हो गया 72 बेटा। 72 आंसर आएगा, 80 नहीं 72 आई थिंक ये वाला आंसर है, ठीक है। 72 आपका 7th क्वेश्चन टिक हो जाएगा आपका। तो यहाँ पर ये वाला आंसर आपका टिक हो जाएगा। फिर आपको रेडियस दिया हुआ है सर्कुलर व्हील का 4.2 एंड एरिया निकालना है। एरिया का फार्मूला क्या होता है सर्कल का? पाई आर स्क्वायर। पाई की वैल्यू हो गई 22/7 और आर की वैल्यू हो जाएगी 4.2 मल्टीप्लाई 4.2, ठीक है। 7 से 4.2 कट करोगे तो 0.6 आ जाएगा, ठीक है। तो अब आपको मल्टीप्लाई किस किस की करनी है? 22 की 4.2 के साथ मल्टीप्लाई करोगे, उसके बाद देन जो आंसर आएगा उस आंसर को 0.6 से फिर मल्टीप्लाई करोगे तो आपका आंसर निकल जाएगा, ठीक है। दैट इज़ क्लियर। तो यहाँ पर आपका जो आंसर आएगा वो आई थिंक आ जाएगा आपका 55.4 आ जाएगा, ठीक है। 55.44 द एरिया ऑफ ए पैरेललोग्राम। अब की बार एरिया दिया हुआ है एल्टीट्यूड डिवाइज द कॉरस्पॉन्डिंग बेस। बेस मान लो यदि x है तो आपका एल्टीट्यूड जो हो जाएगा इसका डिवाइज मतलब 2x हो जाएगा। और किसका एरिया है? पैरेललोग्राम का। पैरेललोग्राम का एरिया का फार्मूला क्या होता है? पैरेललोग्राम के एरिया का फार्मूला होता है बेस इंटू हाइट। बेस कितना है? x और हाइट कितनी है? 2x, ठीक है। तो 2x स्क्वायर की वैल्यू आपको गिवन है, कितनी गिवन है? 72। तो x स्क्वायर की वैल्यू कितनी हो गई? 72 को 2 से डिवाइड करोगे 36, तो x की वैल्यू हो जाएगी √36। 36 किसका स्क्वायर है? 6 मल्टीप्लाई 6। मैंने आपको बताया था 2 पेयरिंग हो तो रूट हट जाता है, 2 में से 1 लेना है। तो 6 सेंटीमीटर। x क्या लिया था हमने? x क्या लिया था? बेस। तो इसका मतलब हमारे पास बेस आ गया कितना? 6 सेंटीमीटर, ये वाला 6 सेंटीमीटर, ठीक है। राइट ट्रायंगल हैज़ द लार्जेस्ट साइड एज 13 सेंटीमीटर। जो लार्जेस्ट साइड है राइट एंगल ट्रायंगल की वो 13 सेंटीमीटर है। वन ऑफ द साइड कंटेनिंग राइट एंगल ट्रायंगल इज 12 सेंटीमीटर। एरिया निकालना है। अब आप ये देखेंगे, आपको राइट एंगल ट्रायंगल बना देते हैं ये वाली, ठीक है। इसकी सबसे लार्जेस्ट साइड होती है ये वाली, ये दी हुई है 13, और इन दोनों में से जो भी बेस या परपेंडिकुलर है उनमें से एक साइड आपकी 12 है, मान लो ये वाली 12 है। तो आपको परपेंडिकुलर नहीं दिया हुआ मतलब h गिवन नहीं है। बाय पाइथागोरस थ्योरम, बाय पाइथागोरस थ्योरम से जो h का स्क्वायर होता है उसका इक्वल में बेस का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर का स्क्वायर होता है, ठीक है। तो यहाँ पर
आपका h हो जाएगा 13 का स्क्वायर, बेस आपका हो जाएगा 12 का स्क्वायर, परपेंडिकुलर का स्क्वायर आपको गिवन नहीं है, तो परपेंडिकुलर का स्क्वायर हो जाएगा 13 का स्क्वायर मतलब 169, 12 का स्क्वायर मतलब 144, माइनस करके जो आंसर आएगा वो आएगा 25। तो P की वैल्यू आ गई 5। P की वैल्यू क्या आ जाएगी 5 सेंटीमीटर। P मतलब परपेंडिकुलर ट्रायंगल का, ये जो ट्रायंगल है इसका बेस भी पता चल गया और परपेंडिकुलर पता चल गया। तो एरिया निकालो 1/2 बेस इंटू हाइट, 6 5 ज़ा 30, ठीक है। तो 30 सेंटीमीटर इसका आंसर आ गया, ये वाला, ठीक है, 30 सेंटीमीटर। ओके, तो आपकी ये वाला ये भी कंप्लीट हो गई है MCQs। आगे नेक्स्ट देखते हैं।